शासन के द्वारा। और इन 3 ट्राइब्स में एक प्रमुख जाति आती है मीणा जनजाति। मीणा जो है वो राजस्थान के अंदर एसटी में आते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी में आते हैं। तो सन 2003 तक मीणा ट्राइब जो थी वो आप जनजातियों के वितरण मतलब मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं वो कहाँ कहाँ फैली हुई हैं। तो सबसे पहले बात करें कि आप सबको पता होगा कि मध्य प्रदेश में अभी वर्तमान में 43 ट्राइब्स हैं। ठीक है, कितनी ट्राइब्स हैं? 43। उसके पहले 2003 में जो हमारी ट्राइब्स की संख्या थी वो 46 थी। 3 ट्राइब्स को जो है कम कर दिया गया मध्य प्रदेश शासन के द्वारा। और इन 3 ट्राइब्स में एक प्रमुख जाति आती है मीणा जनजाति। मीणा जो है वो राजस्थान के अंदर एसटी में आते हैं और मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी में आते हैं। तो सन 2000 मीणा ट्राइब जो थी वो आपकी एसटी कास्ट में आती थी, लेकिन वर्तमान में मीणा ट्राइब मध्य प्रदेश के अंदर ओबीसी के अंदर आती है। ठीक है सर, चलिए दूसरी बात यदि हम करें तो भारत सरकार के अनुसार किसी भी जाति को एसटी का दर्जा दिया जा सकता है। ये भारत सरकार का विशेषाधिकार है। संसद कानून के द्वारा किसी भी जाति को एसटी में शामिल कर सकती है, किंतु राज्य सरकार के पास ये पावर नहीं होता है। तो किसी भी जाति को एसटी में शामिल करना हो या एसटी से बाहर करना हो, किसी भी जाति को एससी में शामिल करना हो या एससी में बाहर करना हो, तो राज्य सरकार अनुशंसा कर सकती है भारत सरकार से। और जब राज्य सरकार किसी चीज़ की अनुशंसा करती है तो भारत सरकार उस चीज़ को मान लेती है और संबंधित राज्य को वो करने का आदेश दे देती है। साथ ही कोई जाति अगर ओबीसी में आती है तो इसका पूरा विशेषाधिकार केवल राज्य सरकार के हाथ में है। राज्य सरकार किसी भी जाति को ओबीसी कैटेगरी में शामिल कर सकती है और ओबीसी से बाहर कर सकती है। ओबीसी के लिए जो सारा का सारा कानून है वो आपका मध्य प्रदेश शासन या राज्य के हाथ में होता है, जबकि एससी एसटी के लिए जो कानून होते हैं वो सारे केंद्र सरकार के हाथ में है। क्योंकि राष्ट्रपति ने 2 आयोग बना रखे हैं, उनकी सिफारिशों पर एसटी एसटी के लिए काम किया जाता है। एक अनुसूचित जनजाति आयोग और एक अनुसूचित जाति आयोग। भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 के अनुसार जनजातियों को परिभाषित किया गया है। 366 सब क्लॉज 65 के अंदर ये लिखा गया है कि कोई भी जनजाति जो होगा या कोई भी जाति जनजाति तब कहलाएगी जब वो किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहती हो। कहाँ रहती हो? विशेष भौगोलिक क्षेत्र, अर्थात उनका अपना कोई ऐसा क्षेत्र हो जिसके लिए वो विख्यात हो। तो विशेष भौगोलिक क्षेत्र में अगर वो रहते हो या फिर उनका जो इलाका है वो दुर्गम पहाड़ी वाला इलाका हो। कैसा हो? दुर्गम पहाड़ी इलाका हो या दुर्गम पहाड़ियाँ उनके क्षेत्र में हो। साथ ही साथ ऐसा क्षेत्र जहाँ पर वो लोग आदिम कृषि करते हो। आदिम कृषि का मतलब आज भी उनका जो कृषि का टाइप है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड ना होकर आपका आदिम तरीका है, पुराना तरीका है, झूम कृषि वगैरह ऐसी खेती वो लोग करते हैं। और ये जो जनजाति हैं भारतीय संविधान के आर्टिकल 366 सब क्लॉज 65, 366 सब क्लॉज 65 के अनुसार इनको परिभाषित किया गया है। तो कोई भी जनजाति तब जनजाति कहलाती है जब वो एक निश्चित भूभाग में रहती हैं, उनके रहने का तरीका एक निश्चित है। और यहाँ पे एक और लाइन जोड़ सकते हो कि वो एक निश्चित संस्कृति को फॉलो करती हैं, उनका अपना एक कल्चर है। ठीक है, तो ऐसे लोगों को जनजाति लोग कहा जाता है या उसे जनजाति कहा जाता है। अब ध्यान रखिए मेरे भाई, ये जब जनजाति की अपन बात करते हैं तो जनजातियों का कोई धर्म नहीं होता। ये सबसे बड़ी बात है। ये किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। ये कहते हैं कि हम जंगली लोग हैं, हम जंगल में रहने वाले लोग हैं, तो हमारा कोई धर्म नहीं है। तो याद रखना, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, आपका ऊपर राजस्थान, ये वो राज्य है जहाँ पे ट्राइब सबसे ज़्यादा होती है। और इन राज्यों के अंदर ये जो ट्राइब्स हैं इनका कोई धर्म नहीं होता है। हाँ, राजनीतिक जो लोग होते हैं अपने अनुसार इनको कहते हैं कि भाई तुम ये धर्म के हो, तुम ये धर्म के हो, लेकिन जो मूल रूप से आदिवासी हैं या मूल रूप से जो जनजाति ट्राइब से हैं वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। उनका अपना खुद का धर्म है और वो है प्रकृति पूजा। इसीलिए आपने जय जौहर सुना होगा। जय जौहर का मतलब होता है कि ये प्रकृति जो है इसकी जय हो, जो सबका पालन करती है। जय जौहर का सीधा सा मतलब यही होता है। तो जो हमारे आदिवासी ट्राइब्स होते हैं या जनजाति जो लोग होते हैं उनका कोई विशेष धर्म नहीं होता है। ठीक है, तो ये किसी भी धर्म को फॉलो नहीं करते। तो जनजातियों का कोई भी धर्म नहीं होता, ध्यान रखिएगा। जय जौहर आपने सुना होगा, तो जय जौहर का सीधा मतलब ये होता है कि जो प्रकृति जो सबकी रक्षा करती है, ये प्रकृति जो सबको जन्म देती है, ये प्रकृति जो सबको बहुत अच्छा पर्यावरण प्रदान करती है, उसकी जय हो। ठीक है, इसका मतलब यही होता है। चलिए आज हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में ट्राइब्स की। तो आप सबको पता है मध्य प्रदेश में सर्वाधिक ट्राइब्स पाए जाते हैं, यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा जनजातियां मध्य प्रदेश के अंदर पाई जाती हैं। भारत सरकार इनकी रक्षा के लिए, इनके लिए भारत सरकार ने अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया था। इसका गठन किया था अनुसूचित जनजाति आयोग। कौन से संविधान के आर्टिकल में है? 338 ए में। ठीक है, 338 ए में है अनुसूचित जनजाति आयोग, जो आदिवासियों के लिए या जनजाति लोगों के लिए बना है, जो भारत सरकार को सिफारिश करता है। इनमें किसी भी प्रकार की अगर शिकायत होती है तो उसकी जांच करता है।
भारत सरकार को सिफारिश देता है इनके रिजर्वेशन से संबंधित, इनकी पॉलिसी से संबंधित, इनके लिए जो योजनाएं बन रही हैं उनसे संबंधित बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखा जाता है। सर्कल जिलों में ओबीसी में होती है कास्ट, दूसरे जिले में एससी में हो, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं होता है। ऐसा कहाँ होता है? किसने कहा ऐसा? डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई रूल नहीं है सर। अगर ऐसा चल रहा है तो ये फर्जीवाड़ा है, सपा फर्जीवाड़ा है। सपा फर्जीवाड़ा कहते हैं मान ली मैं इसको। मतलब आप ये कह रहे हो कि सर कोई ओबीसी कास्ट जो है वो एक जिले में ओबीसी है और दूसरे जिले में वो एससी हो गई, ऐसा पूछ रहे हो आप? ऐसा असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। और अगर ऐसा है तो ये फर्जीवाड़ा है। हाँ, ये जरूर हो सकता है मेरे भाई कि कुछ जातियों के नाम ओबीसी में भी होते हैं, जैसे चौहान आपने सुना होगा। चौहान सुना है आप लोगों ने? चौहान जनरल में भी होते हैं और चौहान एससी में भी होते हैं। ये जरूर हुआ होगा चतुर्वेदी जी, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो। आगे बात समझ में? आपने शर्मा सुना होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि शर्मा जो है ये जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ब्राह्मण जो होते हैं। ठीक है, हम सबने यही सुना है। लेकिन झारखंड में एक जाति है जो शर्मा लगाती हैं और जो एसटी में आती है। आप सर्च कीजिएगा, आपको मिलेगी। आगे बात समझ? तो एक ही कास्ट या एक ही सरनेम लगाने वाले लोग अलग अलग जाति के हो सकते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी आपने देखा होगा। सोलंकी राजपूतों में भी होते हैं और सोलंकी एसटी में भी होते हैं। ठीक है, ये तो मैंने खुद ने देखा है ना। ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो सभी कास्ट में लगभग आपको मिल जाती हैं। राजपूतों की जो सरनेम होती है उनसे मिलती जुलती बहुत सारी सरनेम एससी एसटी में भी होती है, ओबीसी में भी होती है। तो ये थोड़ा सा देखने लायक होता है। प्रजापति, प्रजापति तो ओबीसी में ही आते हैं ना। प्रजापति लोग ओबीसी में आते हैं। एससी में अगर कहीं है तो फिर फर्जीवाड़ा चल रहा है भाई। चलिए, अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। साथ ही साथ इनकी रक्षा के लिए भारत सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति अधिनियम बनाया। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अधिनियम। पहले हम इनका जो संवैधानिक बैकग्राउंड है वो समझते हैं। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति 1989, 1989, इसको कहते हैं आप SC ST एक्ट, है ना। ये कब आया था? 1979 में आया था, 1989 में आया था। ठीक है, इसे एट्रोसिटी एक्ट कहते हैं और इसमें इन लोगों के शोषण से बचाने के लिए इस प्रकार का एक्ट भारत सरकार के द्वारा पारित किया गया। साथ ही साथ भारतीय संविधान का अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद नंबर 16 और अनुच्छेद नंबर 17, अनुच्छेद नंबर 17, 15 इन्हें उच्च शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। उच्च शैक्षणिक संस्थान में रिजर्वेशन। 16 इन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात करता है, जिसमें एससी भी शामिल है और ओबीसी भी शामिल है। 17 इन्हें अप्रश्यता के अंत की बात करता है, अनटचेबिलिटी जिसे आप कहते हो, कि किसी भी व्यक्ति को आप केवल इस आधार पर बहिष्कृत नहीं कर सकते कि वो किसी जाति विशेष से आता है। तो भारत का संविधान का अनुच्छेद नंबर 17 ये बताता है कि कोई भी व्यक्ति भारत कानून के अंतर्गत अगर आता है तो वो भारत का नागरिक है, उसके साथ किसी भी प्रकार से भेदभाव नहीं किया जा सकता। ठीक है, नरेंद्र कह रहे हैं सर दतिया में आते हैं। हो सकता है यार कुछ उन्होंने नाम वाम परिवर्तित किया हो, लेकिन हाँ, सविता साकेत कह रहे सर एससी में भी कुछ आते हैं। बहुत बढ़िया, एससी में भी प्रजापति आते हैं। मैं सुन रहा हूँ पहली बार, आते होंगे ऐसा। ओबीसी में मेरे यहाँ तो जितने भी प्रजापति हैं सब ओबीसी में आते हैं। ठीक है, तो ऐसा होगा। मतलब बहुत सारी कास्ट में क्या होता है कि कास्ट सेम होती है, जाति अलग अलग होती है। अब पता नहीं क्या है मामला। ठीक है सर, चलिए। सर बाथम को ओबीसी में माना है और जो मांझी लिख रहे हैं उनको एसटी में माना। बिल्कुल सही बात है, ये रिंकू जी जो कह रहे हैं उससे मैं सहमत हूँ। बाथम एक सरनेम होता है जो मछली वगैरह से संबंधित जो लोग होते हैं, मछली पकड़ते हैं या मछली का काम करते हैं, है ना, मांझी टाइप जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने सिफारिश की थी एक बार कि ये जो मांझी लोग होते हैं ना, इनको एसटी में डाला जाए। किस में डाला जाए? एसटी में। लेकिन वर्तमान में ये ओबीसी में आते हैं। ठीक है, मेरे कुछ फ्रेंड हैं जो मांझी समाज से आते हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, और वो कह रहे थे कि भाई सरकार ने हमें ये कहा था कि हम आपको एसटी में ले लेंगे, लेकिन सरकार अब जो है उस नियम में नहीं मान रही और अभी भी हम ओबीसी में। तो बाथम हो गया, मांझी हो गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मछलियों का काम करते हैं, मछली पकड़ने का या मछली से संबंधित जो भी उनका प्रोडक्शन वगैरह होता है वो करते हैं। सरकार ने कहा था कि हम आपको एससी में मान लेंगे। तो कुछ लोग एससी का सर्टिफिकेट बना चुके हैं, कुछ लोग ओबीसी में आते हैं। ये दिक्कत है सर आपके सिस्टम के अंदर। हेलो, यह संविधान में कुछ स्पेशल बातें हैं जो जनजातियों से संबंधित है। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि जो जनजाति लोग हैं उनके लिए इतनी सारी चीजें हमारी सरकार के द्वारा संविधान में डाल रखी हैं, ताकि जो ट्राइब है, एसटी लोग हैं, उनके साथ शोषण न हो सके। तो ये अपन एक कोने में लिख देते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इसका ध्यान रहे।
ठीक है, इधर ले लेते हैं अपन इसको, यहाँ गैप ज़्यादा है। ठीक है, चलिए अब अपन एक्चुअली अपने पॉइंट पर आ जाते हैं, अपनी क्लास पर आ जाते हैं। अभी तक जो बातें मैंने आपको बताई वो, हाँ कमेंट थोड़ी सी लेट आती है यार। चलिए अब आपको याद करना है कौन सी जाति कहाँ रहती है। तो देखो ऊपर ये जो है ना इलाका, इसको कहते हैं चंबल। क्या कहते हैं इसको? चंबल कहते हैं। तो यहाँ एक जनजाति रहती है जिसको कहते हैं सहरिया, याद रखते चलना, सहरिया। तो सहरिया टाइप सबसे माथे पर, मध्य प्रदेश के माथे पर सहरिया, सहरिया याद हो जाएगी अभी आपको। मुख्य मुख्य ट्राइब अपन मैप में पढ़ लेंगे, बाकी जो छोटी छोटी ट्राइब होगी उनको डिटेल में पढ़ लेंगे। आ रही वही सारी है। क्या है सहरिया जनजाति? सहरिया जनजाति मुख्य रूप से आपके शिवपुरी श्योपुर साइड रहती है। कहां पर रहती है प्यारे दोस्तों? एक तो ये रहती है शिवपुरी, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना और ग्वालियर। और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा कहां रहती है, तो सबसे ज्यादा इनकी जो संख्या है वो श्योपुर में आपको मिलेगी। कहां मिलेगी? श्योपुर में। तो ये जो श्योपुर है, इसी श्योपुर में इनकी संख्या सर्वाधिक है। और इसी श्योपुर के अंदर अगर आप देखोगे तो संख्या इनकी क्या मिलेगी? सर्वाधिक मिलेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिएगा कि इसी श्योपुर के अंदर कुपोषण की जो समस्या देखी जाती है वो इसी जनजाति में देखी जाती है। कुपोषण समस्या श्योपुर के अंदर इसी जनजाति में देखी जाती है। श्योपुर राजस्थान से लगा हुआ मध्य प्रदेश का एक प्रमुख जिला है। ठीक है, तो श्योपुर में प्रमुख रूप से कुपोषण समस्या इसी डिस्ट्रिक्ट में देखी जाती है। सहरिया जनजाति की, सहरिया जनजाति एक बहुत ही प्रसिद्ध क्या करती है? नृत्य करती है। कौन सा नृत्य करती है? तो ये जनजाति नृत्य करती है जिसका नाम है लहंगी नृत्य। ठीक है, लहंगी नृत्य जनजाति करती है। और शहर का मतलब होता है जंगल, एक शहर वो अलग होता है, शहर है ना, ये शहरिया है तो शहर। और यहाँ शहर का सीधा मतलब होता है जंगल में रहने वाले लोग। ठीक है, जंगल में रहने वाले। या पहले कुछ लोग कहते थे कि भाई शहर या शहर है ना, शेर जिसे आप लोयन कहते हो, तो शेर के साथ रहने वाले लोगों से इसका नाम क्या हो गया? शहरिया हो गया, है ना। तो अलग अलग कहानियां हैं, अलग अलग बातें हैं, तो आपको जो भी उचित लगे आप मान सकते हो। श्योपुर, बस इतना ध्यान रखना, श्योपुर में ये काफी प्रसिद्ध है। ठीक है सर, चलिए तो ये हो गया सहरिया। कौन सा बेल्ट है? चंबल बेल्ट, है ना। तो चंबल में ये मुख्य रूप से पाई जाती है, चंबल क्षेत्र, सहरिया जनजाति। ठीक है, बाकी बातें आगे अपन करेंगे डिटेल में जब अपन इसको पढ़ेंगे। तो अभी केवल मैप में आप इतना ध्यान रखो कि जो ऊपर वाला इलाका है मध्य प्रदेश का उत्तरी इलाका, इसमें चंबल में सहरिया जनजाति पाई जाती है। तो पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश के उत्तर वाले भाग में कौन सी जनजाति रहती है, तो सहरिया जनजाति रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक जनजाति ट्राइब आता है, और वो जनजाति है भारिया। ठीक है, कौन सी जनजाति है? भारिया, जो आपको कहाँ मिलेगी? नीचे वाले इस इलाके में मिलेगी। ये जो बेल्ट है नीचे दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर एक जनजाति रहती है जिसे कहते हैं भारिया ट्राइब। ठीक है, पातालकोट इनका एक स्थान है, पातालकोट भारिया। तो ये मुख्य रूप से आपको मिलेगी छिंदवाड़ा में और आपको मिलेगी जबलपुर में। छिंदवाड़ा में एक स्थान है पातालकोट, तो ये पातालकोट में मुख्य रूप से पाए जाते हैं। और भारिया जनजाति को भार ढोने वाले कहा गया, यानी कि जो भार को उठाता है। ठीक है, वजन को उठाने वाले लोग या भार को उठाने वाले लोग, भार ढोने वाले, भार ढोने वाले जो लोग होते हैं उन्हें भारिया कहा गया। छिंदवाड़ा में पातालकोट एक क्षेत्र आता है, काफी नीचे है, कहा जाता है कि सूर्य की रोशनी प्रॉपर वहां पे नहीं पहुंच पाती। पातालकोट जो है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आने वाला एक क्षेत्र है जहाँ पे जनजाति निवास करती है। मध्य प्रदेश की आदिम जनजाति है, मध्य प्रदेश की 3 जनजाति आदिम जनजाति में आती हैं, उसमें भारिया भी है। क्या आदिम जनजाति क्या होती हैं? आप सबको पता होगा कि भारत सरकार के द्वारा डैबर आयोग की अनुशंसा पर कुछ जनजातियों को पीवीटीज बनाया गया। पीवीटीज का मतलब है कि भैया आदिवासी जनजाति इतनी पीछे है कि जो मुख्य जनजाति है उनसे भी बहुत पीछे है। इनका तरीका आज भी आदिम है, इन्होंने ना तो ट्रैक्टर से खेती होती है, इस प्रकार से इनको आदिम तरीके से खेती करने वाला माना गया। तो सरकार इनको बहुत सारी छूट दी थी। जैसे आपने लाडली बहना स्कीम सुनी है, ये जो लाडली बहना आपको अभी मिल रही है ये इनको कई साल पहले से मिल रही है। ठीक है, तो इनकी महिलाओं को 1000 रुपये प्रति महीना बहुत साल पहले से शिवराज सिंह जी दे रहे हैं। ठीक है, तो आदिम जनजातियों को मिलती है। बहुत सारी जो जॉब वगैरह होती है, इन जॉब में इनको सीधे छूट मिलती है कि फिजिकल इनको नहीं देना होता है। जैसे एमपी पुलिस आती है तो एमपी पुलिस में सीधे लोग लग जाते हैं। फिर पटवारी वगैरह आती है, तो क्या होता है कि बहुत सारी ये जो ट्राइब है ना, इसके अंदर इतने लोग मिल ही नहीं पाते हैं। ठीक है, जैसे कि 8वीं पास 10वीं पास बहुत मुश्किल से लोग यहाँ पे होते हैं, इसलिए इनको विशेष छूट भारत सरकार के द्वारा अलग अलग एग्जाम्स के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन इनको देता है। तो भारिया एक प्रकार की आदिम जनजाति है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है, और ये जनजाति मध्य प्रदेश के सबसे दक्षिण में आपको मिलेगी। यहाँ एक जिला आता है बैतूल, क्या नाम है? बैतूल। क्या नाम है जिले का? बैतूल। इस बैतूल जिले में भी एक जनजाति रहती है, इसको आप याद कर लीजिए। और बैतूल जिले में एक जनजाति जो रहती है उसका नाम है कोरकू ट्राइब। यही लिख लेता हूँ पास में, कोरकू, कोरकू ट्राइब। तो मध्य प्रदेश की कोरकू ट्राइब कहाँ रहती है? हाँ सर, पंचमढ़ी में रोशनी लेकिन 12 बजे के बाद पहुंचती है। अच्छा, रोशनी पहुंचती है लेकिन 12 बजे के बाद, समझ गया मैं। मतलब सुबह सुबह वहाँ अंधेरा लगता है, 12 बजे के बाद रोशनी पहुंच जाती है,
अंदर है वो थोड़ा गैप में है, अभी कुछ जो डेप्यूटी कलेक्टर्स ट्रेनिंग पे हैं वो फोटो डाल रहे थे तो मैंने देखा था कल। ठीक है, काफ़ी जंगल में नीचे उतरना पड़ता है, ऐसा ही कुछ। ठीक है, और ये जो आकार है पूरा इसका घोड़े की नाल के जैसा है। तो घोड़े की नाल जो होती है ना, उस घोड़े की नाल की तरह आकार किसका है? पातालकोट का, जहाँ पे भारिया ट्राइब रहती है। ठीक है, तो बैतूल में कोरकू है, और ये कोरकू एक नृत्य करती है जो काफ़ी फेमस है, जिसे कहते हैं चटकोरा नृत्य। ठीक है, तो कोरकू जनजाति एक नृत्य करती है जिसे कहते हैं चटकोरा नृत्य। क्या कहते हैं? चटकोरा नृत्य। तो कोरकू बैतूल, और कौन सी पहाड़ियों में मिलेगी ये? तो आपकी जो काली भीत की पहाड़ियां हैं जहां भालू का संरक्षण होता है, उसके आसपास के तमाम जो इलाके हैं, घोड़ा डूंगरी वगैरह, वहां पर ये जनजाति आपको मिलती है। तो ये प्रमुख जनजाति आपकी है। इधर ऊपर आओगे आप मंडला, सीधी, अनूपपुर वाले इलाके में, तो यहाँ पे एक बेल्ट है जो छत्तीसगढ़ को भी टच करता है। तो आपको मध्य प्रदेश की बात करनी है, यहाँ पर मंडला वगैरह के आसपास आपको बेगा ट्राइब मिलेगी। ठीक है, कौन सी ट्राइब मिलेगी? बेगा। और ये जो बेगा जनजाति है ना, ये मंडला के अंदर एक क्षेत्र में निवास करती है जिसे कहते हैं बेगाचक क्षेत्र। क्या कहते हैं? बेगाचक क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, बेगाचक क्षेत्र, बेगा जनजाति। और ये बेगा जनजाति कहाँ मिलेगी आपको? मंडला में। ठीक है, डिंडोरी में, अनूपपुर में, अनूपपुर में, सीधी के कुछ इलाकों में, और जो मंडला है, इस मंडला में एक क्षेत्र है बेगाचक। क्या नाम है इसका? आगे डिटेल में पढ़ेंगे अपन। बेगाचक क्षेत्र, इस बेगाचक क्षेत्र में ये मिलती है। ठीक है, पंचमढ़ी तो जन्नत है। हाँ भाई, पंचमढ़ी तो अभी बहुत खतरनाक जगह है यार। बेगा जनजाति मंडला के अंदर, और मंडला में बेगाचक क्षेत्र है, और वहां पर बेगा जनजाति निवास करती है। ठीक है, बेगा मध्य प्रदेश की आदिम ट्राइब है, ध्यान रखिएगा। कैसी ट्राइब है? आदिम। आदिम प्रकार, यानी कि इनका भी जीवन जीने का तरीका जो है वो आदिम प्रकार का है। ठीक है, मध्य प्रदेश का आदिम प्रकार का जीवन जीने का इनका तरीका है। ठीक है, अब आते हैं हमारी सबसे महत्वपूर्ण ट्राइब पर, जो इस पूरे बेल्ट के अंदर फैली हुई है। अब ये बेल्ट तो मैंने मध्य प्रदेश का आपको बताया, लेकिन ऊपर लगता है राजस्थान, तो ये राजस्थान तक भी जाती है। मेरे पास अगर कुछ एक और मैप होगा तो मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। भील जनजाति की मैं बात कर रहा हूँ। इस भील जनजाति के अंदर अगर आप देखोगे तो भील जनजाति मुख्य रूप से ये गुजरात वाले इलाके में, मध्य प्रदेश के इस इलाके में, और राजस्थान के इस इलाके में, ये संपूर्ण जो इलाका है ये भील जनजातियों का इलाका है। और इस भील जनजाति वाले इलाके में आपका भी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है? यहाँ पर मध्य प्रदेश के अंदर और पूरे भारत के अंदर भील प्रदेश की डिमांड चल रही है। तो जो भील प्रदेश आप सुन रहे हो वो मुख्य रूप से कहाँ बनने वाला है या किस प्रकार का इलाका हो सकता है? तो जो भील प्रदेश की आप बात कर रहे हो वो इलाका आपको लगभग यहाँ मिलने वाला है। कहाँ पर मिलने वाला है? यहाँ पर, इस वाले इलाके में। तो मैं थोड़ा सा अलग टाइप से आपको बताना चाहता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आप अभी 2 दिन से भील प्रदेश की मांग सुन रहे होंगे। ये भील प्रदेश यहाँ पर बनेगा, मतलब बनेगा क्या? मतलब डिमांड है ना, सरकार नहीं बना रही है, सरकार ऐसी बात नहीं मानती कभी भी। ये गुजरात का इधर वाला इलाका, राजस्थान का निचला इलाका और मध्य प्रदेश का पश्चिम इलाका, यहाँ पर भील प्रदेश की डिमांड ये लोग कर रहे हैं। और ये कहते हैं कि हमारे 39 जिले ऐसे हैं जहाँ पर भील प्रदेश बनाया जाना चाहिए। राजस्थान का साउथ पॉइंट, गुजरात का पूर्व वाला इलाका और मध्य प्रदेश का पश्चिम वाला इलाका, इन जिलों में सबसे ज़्यादा भील जनजाति रहती है। और ये भील प्रदेश की डिमांड कर रहे हैं कि एक नया स्टेट हमारा बनाया जाए, और सरकार जो है उनके सामने इन्होंने अपनी मांग रखी है। राजस्थान में एक क्षेत्र आता है मानगढ़, यहाँ पे मानगढ़ नरसंहार हुआ था, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना, ऐसे यहाँ पे आदिवासियों को मार दिया गया था। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। तब से यहाँ पे एक माहौल सा बना हुआ है, और जो जनजाति लोग हैं उन्होंने देश की जो आज़ादी को दिलाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। तो ये लोग अपना एक संगठन बना के यहाँ पे रहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एक संगठन है जयस नाम से, तो जयस जो है उनका संगठन है। राजस्थान में भी इलेक्शन हुए थे लोकसभा, तो बांसवाड़ा सीट पर जनजाति सीट से एक व्यक्ति चुनाव जीत कर आए हैं। ठीक है, शायद उनका नाम मुझे नहीं पता, राजकुमार रोत, हाँ राजकुमार रोत नाम है उनका, सांसद है वो राजस्थान में, तो वो इसी पार्टी से आते हैं। तो वहां पर भी एक पार्टी है। गुजरात में इन्होंने एक पार्टी बना ली है, साथ ही साथ मैच चल ही रहा है। तो ये लोग पूरा संगठन बनाकर डिमांड कर रहे हैं सरकार से कि हमारा क्या हो, एक भील प्रदेश बने। ठीक है, तो बस मैं आपको ये बताना चाहता था कि भील जनजाति यहाँ पर आपकी निवास करती है। ठीक है, तो ये पूरा इलाका हमारे मध्य प्रदेश का है, और मध्य प्रदेश में यहाँ पर आती है भील जनजाति। कौन से जिले आते हैं? तो पहले भील जनजाति आती है यहाँ पे, भील जनजाति। मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में कौन सी जनजाति रहती है ये पूछे तो बताना, भील जनजाति। कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं? तो इसमें आता है मुख्य रूप से झाबुआ, अलीराजपुर, जहां भीलों की सबसे ज्यादा प्रतिशत के अनुसार आबादी है, प्रतिशत में सर्वाधिक। तो मैं प्रतिशत का चिन्ह लगा देता हूं, आप समझ जाइएगा कि प्रतिशत में सर्वाधिक आबादी। फिर आता है धार, जहां जनसंख्या सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं जनसंख्या में सबसे ज्यादा, जनसंख्या सर्वाधिक। ठीक है, जनसंख्या सबसे ज्यादा धार में है, 12 लाख के आसपास लोग जनसंख्या के हिसाब से यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है बड़वानी, खंडवा और खरगोन। ये बड़वानी, खंडवा, खरगोन है,
इसको मुख्य रूप से क्या कहा जाता है? निमाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़। ठीक है। बड़वानी, खंडवा और खरगोन को मुख्य रूप से निमाड़ कहा जाता है, और झाबुआ अलीराजपुर को मुख्य रूप से डूंगर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डूंगर, यानी कि जंगल वाला क्षेत्र। तो सर्वाधिक आपको जंगल यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये डूंगर क्षेत्र है, और ये नीचे वाला जो इलाका है इसे निमाड़ क्षेत्र कहा जाता है, निमाड़। तो यहाँ पर भील जनजाति है। भील जनजाति एक नृत्य करती है जिसे कहते हैं, ठीक है, क्या करती है? भगोरिया नृत्य करती है। भगोरिया नृत्य, भगोरिया नृत्य लोग जिसे भंगुर, ठीक है, ये लोग क्या क्या कहते हैं? भंगुरिया। चलिए, भगोरिया नृत्य यहाँ पे होता है, भगोरिया। यहाँ पे जिसे भवई कहा जाता है, जिसमें ये नाटक करते हैं, नाटक। फिर यहाँ पे इन लोगों का एक होता है तेजाजी का खेल। तेजाजी का खेल ये भी लोक नाट्य है यहाँ का, जिसमें जी जो महाराज हैं, एक लोक देवता है राजस्थान में, आपने सुना होगा, तो उनकी कहानियां इसमें बताई जाती हैं। तो ये लोग हैं भवई करते हैं, भगोरिया करते हैं। साथ ही साथ इनमें गोल गधेड़ो, गधेड़ो एक गोला बनाया जाता है, और उस गोले में पुरुष खड़े रहते हैं, ठीक है, और लड़कियां रस्सी की सहायता से या किसी ऐसी चीज की सहायता से पुरुषों को से बाहर निकलना, उसके पेट पे चढ़ना होता है, ऐसा कोई, ठीक है। तो ये है भाई गोल। साथ ही साथ भगोरिया में आपने कहा जाता है कि माना जाता है, ये प्रणय पर्व माना जाता है। प्रणय पर्व आदि व्याह का इलाका, यानी कि भगोरिया में शादी के लिए रजामंदी ली जाती है, या जो है प्रणय पर्व माना जाता है। लेकिन वास्तविकता अगर देखी जाए तो ऐसा कुछ यहाँ पे होता नहीं है भगोरिया में। भगोरिया में यहाँ पे हाट जरूर लगता है, मेला जरूर लगता है, लेकिन ये जो कहानियां हैं आप जो सुनते हो जाओ। वर्तमान में हम यहीं रहते हैं, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो भगोरिया में नॉर्मली मेला जैसे आपके यहाँ पे लगता है, ऐसा मेला लगता है। बढ़िया लोग अपने संस्कृति कल्चर का प्रदर्शन करते हैं, है ना। गहने प्रिय होते हैं आदिवासियों को, तो इनकी जो महिलाएं होती हैं वो चांदी ज़्यादा पहनती है, तो चांदी पहन के नृत्य वगैरह करती हैं मेले में, और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है, ठीक है। तो भगोरिया नृत्य आप ध्यान रखेंगे। ये एक प्रकार की कृषि करते हैं जिसे चिमाता कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं भाई? चिमाता कृषि। तो भगोरिया तो नृत्य हो गया इनका। ये एक प्रकार की खेती करते हैं जिसे चिमाता खेती कहते हैं, और ये जो चिमाता खेती है ये एक प्रकार की शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कौन सी खेती है ये? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यानी कि झूम कृषि। तो झूम कृषि करते हैं आदिवासी चिमाता नाम की। साथ ही साथ इनका जो घर होता है उसके कू कहा जाता है। जैसे मान लो एक घर बनाया तो इसे कहेंगे कू, और जब बहुत सारे घर पास पास में एक जगह पर होते हैं तो इसको कहते हैं फालिया। आप क्या कहते हो? कॉलोनी कहते हो। ये लोग घर एक जैसे नहीं बनाते, जैसे कि लाइन से नहीं बनाएंगे घर, आपका घर यहाँ है, पड़ोसी का यहाँ, फिर यहाँ सामने वालों का यहाँ यहाँ, तो ये तो रोड बन जाएगा ऐसे। तो ये ऐसे कभी घर नहीं बनाते। ये कैसे घर बनाएंगे? मान लो ये पहाड़ी है, ये मान लो पहाड़ी इलाका, तो एक व्यक्ति का घर कहाँ बनेगा? इस पहाड़ी पे। दूसरे की इच्छा हो गई कि नहीं अपन तो यहाँ पे नीचे रहेंगे, तो ये यहाँ बना लेगा। तीसरे की इच्छा हो गई भाई अपन तो सबसे दूर रहेंगे, तो ये यहाँ बना लेगा। और जब बहुत सारे घर पास पास में बन जाए, 4 5 7 घर, तो कहेंगे ये फालिया है, ठीक है। 7 घर का फालिया, 10 घर का फालिया। आगे बात समझ में? तो इस प्रकार से यहाँ पर घरों का निर्माण किया जाता है। और ये कौन सी जनजाति करती है? भील जनजाति करती है, ठीक है। तो भील ट्राइब्स के अंदर इस प्रकार से जनजातियों में ये चीजें देखने को मिलती हैं। चलिए, इनको प्यार से क्या कहा जाता है? मामा कहा जाता है, ठीक है। तो प्यार से क्या कहा जाता है इनको? मामा। जैसे आपने एक जनजाति व्यक्तित्व का नाम सुना होगा जिसे तांतिया मामा कहते हैं, है ना, या टंटिया मामा। टंटिया मामा चौराहा कहाँ पर है? इंदौर में है ना। और पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम किस, इन्हीं के नाम पे रखा गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर आपको भील ट्राइब मिलेगी। अब आते हैं अपन गोंड जनजाति पर। गोंड जनजाति आपकी कहाँ मिलती है? तो मध्य प्रदेश का सेंट्रल रीजन जो है ना, मध्य प्रदेश का नर्मदा घाटी वाला जो इलाका है, यहाँ गोंड ट्राइब रहती है, गोंड जनजाति। तो मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति नर्मदा क्षेत्र में आपको मिलेगी। और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है ये मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जनजाति है, यानी कि इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। तो सबसे बड़ी है ये, सबसे बड़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है। और भारत में सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी है। गोंड जनजाति की यदि हम बात करें तो गोंड जनजाति मध्य प्रदेश के अंदर सेकंड नंबर पे आती है, सेकंड नंबर पे। और कोल जनजाति आप एक पढ़ोगे, वो कोल जनजाति तीसरे नंबर पे आती है। इधर एक गांव का नाम पालिया है, लेकिन वहां एसटी नहीं है, हाँ वो पालिया होगा, ये फालिया है। फ्रूट वाला फालिया आता ना, फल का, वो है ये फालिया। आदिवासियों के घर को कहा जाता है। और मुझे लगता है आप कह रहे हो पालिया, तो पालिया गांव का नाम हो सकता है, और फालिया आदिवासियों के घर को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, तो गोंड जनजाति सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा रहती है। नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, जब आप पंचमढ़ी वगैरह जाओगे और वहां पे जो जनजाति लोग आपको दिखाई देते हैं वो सब गोंड जनजाति के लोग हैं। किस जनजाति के लोग हैं? गोंड जनजाति के लोग हैं। तो ध्यान रखिएगा, नर्मदा नदी के आसपास मध्य प्रदेश में जो जनजाति मिलती है गोंड है। ये 3 प्रमुख नृत्य करती हैं जिन्हें कहते हैं रेना, रीना, टीना, गेंडी और गोंचो। ये नृत्य हैं। नृत्य की अपन अलग क्लास लेंगे जिसमें आपको डिटेल में नृत्य बताएंगे, ठीक है। रीना, टीना, गेंडी और गोंचो, ये क्या है सर? इस जनजाति के नृत्य हैं, ठीक है। तो ये प्रमुख जनजाति है जो अपन ने पढ़ी, ये प्रमुख जनजाति, सबसे प्रमुख। इनको तो भूलना नहीं है जीवन में कभी भी। अगर मध्य प्रदेश में अगर 5 मिनट में अगर आपसे कोई कहे कि बताओ सर जनजाति जो है मध्य प्रदेश में कहां कहां रहती, तो सबसे ऊपर जाएंगे चंबल, कौन सी? सहरिया। सबसे नीचे आएंगे भारिया,
बाहर वाले नीचे रहते हैं, बारिया। इधर जाएंगे कौन सी, बेगा, बेगाचक। इधर जाएंगे भील, नीचे बैतुल, कौन सी, कोरकू, कौन सा नृत्य, चटकोरा नृत्य। पास में आएंगे तो बारिया, ऊपर जाएंगे थोड़ा नर्मदा के पास, गोंड, कौन सी आएगी, गोंड। कुपोषण सबसे ज्यादा श्योपुर में, किस जनजाति में, किसमें, सहरिया में। कौन सा नृत्य, लैंगी नृत्य। बेगाचक क्षेत्र किस जनजाति के लिए फेमस है, बेगा जनजाति के लिए। कौन सी जनजाति अनूपपुर मंडला में रहती है, बेगा जनजाति। कौन सी जनजाति पातालकोट में रहती है, भारिया जनजाति। कौन सी जनजाति कालीभीत की पहाड़ियों में रहती है, बैतुल के आसपास घोड़ा डूंगरी वगैरह, ठीक है। भील जनजाति की खेती को छिमाता कहते हैं, नृत्य भगोरिया करते हैं। फालिया क्या है, इनके घरों का स्थान है, ठीक है। चलिए एक और जनजाति है जिसे कहते हैं बंजारा। क्या कहते हैं, बंजारा ट्राइब। लिखो जरा, बंजारा। ये जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश का है ना, और साथ ही साथ राजस्थान का भी, एग्जैक्ट लोकेशन नहीं है लेकिन हाँ, बंजारा। रतलाम भी इसमें आता है, वैसे रतलाम बहुत नीचे है लेकिन अब यहाँ जगह बची नहीं है तो अपने को यही करना पड़ेगा। बंजारा टाइप, बंजारा घुमंतु प्रजाति है। घुमंतु यानी कि घूमती रहती है। घुमंतु का मतलब क्या होता है, घूमने वाली। आज डेरा यहाँ डाल रखा है, 8 दिन बाद किसी और जगह, तीसरे दिन बाद किसी और जगह, तो इसे कहते हैं घुमंतु। तो मध्य प्रदेश में घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु जनजाति डिपार्टमेंट भी बना रखा है मध्य प्रदेश सरकार ने। घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियां, ठीक है, इनको कहते हैं। ऐसी एक जनजाति कालबेलिया। कालबेलिया ट्राइब जो है वो सांप को पकड़ने में महारथी होती है। कहा जाता है कि वो जो ट्राइब है वो सांप को बहुत जल्दी पकड़ लेती है, या फिर कहें कि उनको एक टेक्निक है उनके पास सांप को पकड़ने की, उनका काम ही है। तो कालबेलिया जनजाति जो है मध्य प्रदेश में निवास करती हैं और मुख्य रूप से राजस्थान की सबसे मतलब कहा जाता है कि मुख्य जो ट्राइब है राजस्थान की उसमें कालबेलिया जनजाति आती है। तो कालबेलिया नृत्य भी होता है राजस्थान के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो बंजारा ट्राइब के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने जो आपकी कंघी होती है, कंघी, उस कंघी का आविष्कार किया था। तो कंघी का आविष्कार करने वाली जनजाति कौन सी है, कंघी का आविष्कार करने वाली जनजाति बंजारा। बंजारा लोग जिस घर में रहते हैं या जिस मोहल्ले में रहते हैं उसे कहा जाता है टांडा। बंजारा लोग जहां पर रहते हैं उसे टांडा कहा जाता है। टांडा एक क्षेत्र होता है जहां पे बंजारा लोग निवास करते हैं, तो उस क्षेत्र को कहते हैं ये टांडा है, ठीक है। उसके बाद बंजारा लोग जो होते हैं ना, इनका जो बॉस होता है, गांव का जो मुखिया होता है, उसे नायक कहा जाता है, नायक। और मैं आपको बहुत एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। बंजारा ट्राइब के अंदर जैसे आप कोर्ट देखा है, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इस प्रकार से, तो कोर्ट के अंदर जिस प्रकार से बहस होती है ना, ऐसे बंजारा ट्राइब के अंदर इस प्रकार से बहस होती है। आप किसी बंजारा व्यक्ति को अगर जानते हो तो उनसे पूछिएगा कि क्या ऐसे होता था, तो वो बताएगा या तो अभी ऐसा होता है या पहले ऐसा होता था। हमारे इधर अभी भी ऐसा होता है। मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लीजिए गांव में 2 लोगों का झगड़ा हो गया, ठीक है सर, 2 लोगों का झगड़ा हो गया ना, किसका झगड़ा हो गया, 2 लोगों का झगड़ा हो गया सर, पड़ोसी पड़ोसी का है, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी, ठीक है सर, इनका झगड़ा हो गया आपस में, बनती नहीं है बिल्कुल, है ना। तो इन दोनों का झगड़ा जहां होगा तो पहला नियम है कि एफआईआर नहीं की जाएगी। क्या नहीं की जाएगी, एफआईआर नहीं की जाएगी। जो पुलिस के पास जाएगा उसको अलग से सजा मिलेगी, ठीक है, यह नियम था इन केस में। दूसरी बात, जब भी ऐसा कुछ होगा तो सबसे पहले ग्रामीण लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, गांव के लोगों को इकट्ठा किया जाएगा। गांव के लोगों को इकट्ठा करने के बाद इसे कहते हैं पंचायत, और यह पंचायत बैठेगी, पंचायत बैठेगी और गांव के जो बुजुर्ग लोग होंगे, बड़े लोग होंगे, जिनको काफी अनुभव हो गया है गांव में रहते रहते, वो लोग जज का काम करेंगे। और वो क्या करेंगे, 5-6 लोग मिलकर जज बन जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर पक्ष होगा, एक विपक्ष होगा। इन दोनों की तरफ से एक एक व्यक्ति खड़ा होकर अपनी बात रखेगा। ये तो रखेंगे ही रखेंगे, लेकिन इनके लिए एक अलग से व्यक्ति रहेगा जो अपनी बात रखेगा। तो एडवोकेट जैसा काम, ठीक है। और ये बहस करेंगे किसके साथ, इनके साथ। ऐसा बहुत होता था बंजारा जनजाति में। और ये लोग इनसे बहस करते थे और बहस करने के बाद यह निर्णय सुनाते थे कि भाई क्या निर्णय होगा, ठीक है। तो ऐसा बंजारा ट्राइब्स के अंदर होता था। तो गांव का फैसला कहां होता था, गांव में। इसी प्राचीन परंपरा को भारत सरकार ने अडॉप्ट किया और भारत सरकार ने कहा कि हम क्या करेंगे, हम भी एक एक्ट लेकर आएंगे, चाहे इनसे नहीं सीखा हो, लेकिन भावना तो यही थी सरकार की। पैसा एक्ट। पैसा जो एक्ट है ये भुरिया कमेटी की अनुशंसा पर आता है। दिलीप सिंह भुरिया आदिवासी नेता थे, अब नहीं है। दिलीप सिंह भुरिया, आपने एक नाम सुना होगा निर्मला भुरिया का, महिला बाल विकास मंत्री मध्य प्रदेश शासन, इनके पिता थे ये दिलीप सिंह भुरिया। तो दिलीप सिंह भुरिया की अनुशंसा पर 1996 में पैसा एक्ट भारत सरकार ने लागू किया। पैसा एक्ट जनजाति लोगों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए एक क्षेत्र डिसाइड करता है और कहता है कि अनुसूची 5 के अंदर जो भी क्षेत्र आते हैं उन क्षेत्रों में जो भी नियम कानून होंगे वो पहले वहां के लोगों से पूछकर बनाए जाएंगे। और दूसरी बात, जो नियम कानून होंगे उस नियम कानून में पहला अधिकार ग्राम पंचायत का होगा और ग्राम पंचायत जो डिसाइड करेगी वही सर्वमान्य माना जाएगा।
तो जब भी दो पक्षों की लड़ाई होती है और कोई व्यक्ति थाने जाता है तो थाने का पहला नियम ये रहेगा शेड्यूल पेशा एक्ट के लिए कि उस थाने का संबंधित टीआई वहां के सरपंच को पहले फोन करेगा कि सरपंच साहब आपके यहाँ का एक मामला हमारे पास आया है, दो पक्ष हैं और ये दोनों पक्षों का ही झगड़ा है, तो क्या आपके बाद ये यहाँ पर आए हैं, आपको इसके बारे में जानकारी है या नहीं। सरपंच साहब कहेंगे कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है, तो टीआई साहब कहेंगे कि आप थाने पर आ जाइए, अपन देख लेते हैं। ठीक है, तो पेशा एक्ट में नियम कर दिया गया है कि ग्राम पंचायत के मामले ग्राम पंचायत में सॉर्ट आउट होंगे अगर वो मामला आदिवासियों से संबंधित है। अगर उस गांव के पास कोई नदी जा रही है, उसके अंदर रेत मिलती है, तो गांव के अंदर जो रॉयल्टी होगी वो गांव के लोगों को ग्राम पंचायत को मिलेगी, न कि किसी अन्य ठेकेदार को मिलेगी। तो पैसा एक्ट भारत सरकार के द्वारा 1996 में एक्ट बनाकर लाया गया था। अभी भी बहुत सारे ट्राइब इलाके में ये नहीं लागू है, तो भारत सरकार को जरूरत है कि भारत सरकार क्या करे, इस एक्ट को सभी जगह पर लागू करे। मध्य प्रदेश के झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खंडवा, खरगोन में विधानसभा चुनाव के पहले इसको लागू करने की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश में कानून लागू नहीं हो पाया है। इसी की वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा शोषण इन लोगों का हो रहा है। ठीक है, तो पैसा एक्ट क्या है, पैसा एक्ट की मदद से आप क्या कर सकते हो, गांव का जो मामले हैं वो गांव में निपटा सकते हो पंचायत स्तर पर। ठीक है, तो पैसा एक्ट में बहुत सारी चीजें जो आसपास मान लो जंगल है गांव के, तो वहां से जो भी आप कलेक्ट करोगे सामान, वो ग्राम पंचायत के स्तर पर उसकी बिक्री होगी, कोई टैक्स वगैरह उसमें नहीं लगेगा। आपके गांव में अगर रेत निकलती है, आपके गांव में कोई खदान, मान लो आपके गांव में मैग्नीज की खदान मिल गई, तो जितना भी पैसा आएगा ना वो पंचायत को मिलेगा। आगे बात समझ में, तो पैसा एक्ट लागू किया गया। और पैसा एक्ट दिलीप सिंह भुरिया कमेटी की अनुशंसा पर। मैं बात कर रहा था बंजारा ट्राइब की, तो बंजारा ट्राइब के अंदर ऐसे पक्ष विपक्ष होता है। आपने ऑनर किलिंग सुना है, ऑनर किलिंग सुना है आप लोगों ने, ऑनर किलिंग, ऑनर किलिंग सुना है आप लोगों ने। ऑनर किलिंग का मतलब होता है खुद के पेरेंट्स खुद के बच्चों को मार दे। ऐसा होता था हरियाणा में। कहाँ होता था, हरियाणा में। एक तौर पे ये जो बंजारा कम्युनिटी इस प्रकार की जो चीजें कर रही हैं वो एक तरह से देखा जाए तो सही है, लेकिन दूसरी पक्ष में इसमें जाओगे आप तो ये गलत है, क्योंकि जो ये लोग बैठे हैं जो न्याय करते हैं, हो सकता है ना ये बायस्ड हो, किसी की तरफ झुके हुए हों और ये कहते हैं कि भाई ये जो महिला है इसने गलत किया है तो इसको जो है गांव से बाहर कर दिया जाए। गांव में अक्सर होता है ना, गांव में आपने देखा होगा कि एक माहौल सा ऐसा होता है, भाई ये जो है ये चुड़ैल है, ये जो है ये ऐसा है। तो आज भी 21वीं सदी के भारत में गांव में आप अगर जाओगे तो इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती है ना। सुना होगा आपने किसी महिला को निर्वस्त्र करके गांव में घुमाया गया, उसके बाल काट दिए गए, ठीक है, उसको पूरे गांव में घुमाया गया। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं होती है। और ये क्यों हो रही है, क्योंकि इस तरह की चीजें होती है। आजकल कम हो गई हैं सरकार की वजह से, क्योंकि कानून के द्वारा चीजें हो रही हैं, कोर्ट के द्वारा चीजें हो रही हैं। लेकिन आज से 20 साल पहले, 50 साल पहले अगर आप जाओगे तो गांव में ऐसा होता था। ऑनर किलिंग होती है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में बैठती है ऐसी पंचायतें जिन्हें कहते हैं खाप पंचायतें। क्या कहते हैं इनको, खाप पंचायतें। और ये पंचायतें क्या करती हैं, इसी प्रकार से न्याय करती हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है और एक लड़की है, ये दोनों लव मैरिज करना चाहते हैं और ये एक दूसरे को के साथ कहीं चले गए हैं घर छोड़कर शादी करने के लिए। अब गलती से ये लोग अगर पकड़ा जाते हैं तो इन लोगों को खाप पंचायत में लाया जाता है। खाप पंचायत मतलब उस गांव की पंचायत जहां वहीं के लोग निर्णय करते हैं, ठीक है। और खाप पंचायत में आने के बाद फैसला ये होता है कि भाई ये जो संबंधित लड़की है इस लड़की को मार दिया जाए। ऐसे फैसले हरियाणा के अंदर खाप पंचायतों में हुए हैं। और ये भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर सबसे बड़ा कह सकते हैं कि प्रहार था, जिसकी वजह से भारत के अंदर हरियाणा की एक जो छवि थी ना वो लोगों में बहुत बेकार सी बन गई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां से शुरू की थी सरकार ने, हरियाणा से, पानीपत से। सेक्स रेशो सबसे कम कहां पर है, हरियाणा में है। क्यों है, क्योंकि वहां पे महिलाओं की स्थिति बहुत बेकार है। किसी भी समाज की स्थिति को अगर आपको समझना है तो उस समाज में महिलाओं की स्थिति को आप समझ लीजिए। अगर उस समाज में महिलाओं की स्थिति बेटर है, देन आप ये समझ सकते हैं कि वो स्थिति, उस राज्य की स्थिति, उस समाज की स्थिति वाकई में काफी आगे है। अगर आप ये देखते हैं कि किसी समाज की महिला खुलकर बात रख सकती हैं, अगर किसी समाज की महिला खुलकर अपनी बात रखती हैं, किसी समाज की महिला को गाड़ी चलाने में पाबंदी नहीं है, किसी समाज की महिला कार चला रही हैं, तो ये उस समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि वहां की महिलाएं काफी आगे और सशक्त हैं। किसी भी समाज में अगर जाइए और अगर आज भी महिलाएं वहां पे घूंघट डाल रही हैं, ये कल्चर हो सकता है आपका, लेकिन पाबंदी नहीं हो सकती ना कि आप फोर्स करके कहें कि तुमको ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम घर से बाहर नहीं निकलोगी, तुम बाइक नहीं चला सकती, तुम स्कूटी नहीं चला सकती, तुम स्कूल पढ़ने नहीं जा सकती। तो सबसे बड़ी स्थिति तो यही है, राजस्थान की सबसे बड़ी समस्या है ये। बाल विवाह होता है वहाँ पे। आज भी अक्षय तृतीया के दिन हजारों लोग वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों की शादी करवा देते हैं, ठीक है। तो ये जो समस्या है ये राजस्थान के अलावा हरियाणा की बड़ी समस्या है। मध्य प्रदेश में आज भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे महिलाओं की वास्तविक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जैसी बाकी मध्य प्रदेश की है। तो किसी भी समाज में अगर आपको महिला की स्थिति समझना है, किसी जनजाति में महिला की स्थिति समझना है, तो आप देख सकते हो वहाँ की महिलाओं की स्थिति क्या है। अगर हम भील ट्राइब की बात करें
तो भिल ट्राइब के अंदर जो महिलाओं की स्थिति है वो थोड़ी सी कह सकते हैं कि कम अच्छी है, ठीक है, क्योंकि वहां पे शोषण लगातार उनका होता रहता है। किसी समाज के अंदर जाइए, किसी गांव के अंदर जाइए, तो कहीं पर भी अगर आप देख लोगे तो महिलाओं की स्थिति से आप पता लगा सकते हो कि वहां की स्थिति कैसी है, ठीक है। तो बंजारा ट्राइब हो गई। खाप पंचायत मैंने बता दिया, खाप पंचायत क्या होती है, हरियाणा में होती थी। आजकल पुलिस के डर से नहीं होता ऐसा सब कुछ, लेकिन पहले ऐसा होता था, क्योंकि इनको पुलिस का डर होता नहीं था। बहुत सारे लोगों पर फिर पुलिस ने केस किया और बहुत सारे लोगों को जेल में डाला, तब जाके इनको समझ में आई, है ना। तो कितने खराब लोग होते हैं सोचिए आप। चलिए, तो ऑनर किलिंग होती थी भैया कहाँ पे, हरियाणा में। हरियाणा में ऑनर किलिंग होती थी। बहुत बार केस हुए हैं पुलिस के, जेल भी हुई है लोगों को, ठीक है। लेकिन जो लोग होते हैं ना दबंग टाइप, वापस छूट जाते हैं, वापस कहते हैं हमारे गांव का फैसला हमारे गांव में होगा। हाँ,